राबिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी फरमाइए। बेहतर रहमान सुलेमानी अब्टवाल से बात कर रहा हूँ। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपका प्रोग्राम सुनता हूँ और माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन मालूमाती प्रोग्राम होता है और अच्छा लगता है। कोशिश होती है उसमें ज़रूर शामिल हो। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर हद से ज़्यादा ये नशावर चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, खासकर आइस का नशा। और इसके अलावा घरों में अक्सर खवातीन जो हैं वो कच्चे चावल खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। क्या ये चीज़ें भी नशे में आती हैं कि नहीं आती? बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, उसकी वजह होती है, उसकी वजह ये होती है कि जब आपके ये जो है ना डिफिशिएंसी होती है आयरन डेफिशिएंसी। देखिए, एक ज़माने में होता था कि प्रेग्नेंट औरतें हमारी गाची खाती थी और कच्चे चावल खाती थी, क्योंकि जब प्रेगनेंसी में आपका वो जो है आयरन बहुत लो हो जाता है। और हमारे यहाँ बहुत औरतें जो है ना वो ये हैं, उनकी आयरन की भी कमी होती है और वो अक्सर चीजों में डेफिशिएंसी होती है। तो उसकी वजह होती है कि आपको चावल, चावल और गाची आपको बहुत सही कहा। और बच्चे मट्टी खाते हैं, छोटे बच्चे मट्टी खाते हैं, उसकी भी यही वजह होती है। सूखा भी खाते हैं, चाटते हैं। हमारी औरतें एनेमिक होते हैं, वो इस तरह। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है ना कि क्या वो नशे में आता है कि नहीं आता है। तो इट डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एडिक्शन में जब आप किसी चीज का अब्यूज करते हैं ना, मिसयूज करते हैं, एक्सेस हो जाए, नहीं डिपेंडेंसी आपकी हो जाती है। एडिक्शन में या किसी भी चीज पे जब आप बढ़ जाते हैं ना, उसके बगैर नहीं रहते, वो सारी बात आप आपकी बॉडी उस पर डिपेंडेंट हो जाती है। आपका सारा दिन ये सोचने में गुजरता है कि आप उसके असर से कैसे निकलेंगे और दोबारा कैसे लेना है। आपको कोई आपकी सिग्निफिकेंट फंक्शनल डिक्लाइन आ जाता है और आपका वही बात के सब्सटेंस सीकिंग बिहेवियर। लेकिन कच्चे चावल जो है वो डिफिशिएंसी तो है, लेकिन दैट कैन आल्सो लीड टू स्टोन्स इन किडनीज। लेकिन वो किसी हद तक जाते हैं, लेकिन वो स्टॉप कर देगा। आपको देखा घर वाले भी कहते हैं ये तुम क्यों खा रही हो। मैंने पर्सनली कुछ ऐसा देखा है कि खवातीन पत्थर भी खाती हैं, मिट्टी भी खाती हैं, बच्चे भी खाते हैं। आयरन की कमी, आयरन तो आपको क्रेविंग होती है इस तरह की चीजों से। पेंट, टर्पेंटाइन ऑयल, मीठे की। अब अगर उनके पास मीठा या कोई इस तरह की चीज, अब अनार अगर उनको मिले तो अनार खाना शुरू कर दें तो खुद ही गाची नहीं खाएं। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, महंगा है और वो इजीली अवेलेबल मिलती है। कुछ लड़कियां होती हैं और लड़के भी होते हैं, लोग होते हैं, पेट्रोल की स्मेल उन्हें बहुत अच्छी लगती है, नेल पेंट की बहुत अच्छी लगती है, टर्पेंटाइन ऑयल, समर बोर्ड तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा टर्पेंटाइन ऑयल किया जाता है सरगोदा और इन बिल्कुल। बेसिकली आपके ना ब्रेन को हिट करते हैं ना, आपके ब्रेन को प्लेजर देते हैं। जब डोपामाइन हार्मोन रिलीज होते हैं, जब आप देखें ना डोपामाइन, ये अक्सर आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, घरों में गए ना किसी घर में तो उनके ना ये सोफे को क्रेदते रहते हैं। सोफे को वो कपड़ा फट जाता है, खराब हो जाता है, या कहीं मोटर बाइक खड़ी है उसको वो क्रेदते रहते हैं। ये बेसिकली आपको जो प्लेयर की फीलिंग आती है ना, वो उनका एक पार्ट होता है। लेकिन ये मेरा ख्याल अभी जो आपने बात की ना पेट्रोल की, मेरे पास ना 8 साल का बच्चा आया, 7 साल का बच्चा। एक हमारी खवातीन थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि एक फैमिली है, उनका बच्चा पेट्रोल सूंघता है। तो मैंने बच्चा आया हमारे ऑफिस में, तो मैंने उसकी माँ से पूछा कि ये बच्चा करता क्या है। उसने कहा जी ये सुबह निकल जाता है, हमारी गली में मोटर बाइक बहुत ज्यादा खड़ी होती है, तो ये कोशिश करता है हर मोटर बाइक के ढक्कन को चेक करता है। वो सम टाइम सारे ढक्कन लॉक नहीं होते, वो एक को खोलता है तो वो सूंघता रहता है। फिर मुझे याद है मैंने मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट भेजा, बच्चा वहां दाखिल रहा और अब वो काफी बेहतरी की तरफ है, रिकवर हो चुका है। इसी तरह के देयर आर सो मेनी केसेस, स्मॉथ बॉन्ड के केसेस पहले बहुत ज्यादा थे केमिकल के। जब से ये आइस आई है ना, जो डाइवर्शन पे हम चले गए हैं ना, मसलन ये देखें जूतियां बनाने वाले जो हमारी लेदर मार्केट है लाहौर में, जो शूज मार्केट है इधर इनसाइड सिटी में मस्ती गेट और दूसरे एरिया में, जितने वो जूतियां बनाने वाले हैं वो देखें वो उस स्मेल को सूंघते हैं। जो नियरेस्ट घर है उनके वहां वो स्मेल जाती है, वो भी बच्चे उसको एंजॉय करते हैं उस स्मेल को। तो पैसिव ऑटोमेटिकली कह रहे हैं कंजम्पशन भी होना शुरू होती है ना अरोमा सॉर्ट ऑफ की। राइट and you never know कि when you are addicted to it or लेकिन जो अब स्मथ बॉन्ड का नशा उसमें थोड़ी सी कमी हो गई है। अब जो स्ट्रीट चिल्ड्रन थे जो स्मथ बॉन्ड का नशा करते थे, एडवांसमेंट आ गई है ना। देखिए अब सबसे बड़ी एडवांसमेंट ये है ये आइस की। देखिए मैं 2017 में महंगी नहीं अभी मैं वही बताने लगा था कि 2017 में इसकी जो प्राइस, हम ना हर महीने प्राइस भी लिस्ट जारी करते हैं कि सबसे ज्यादा जो महंगा नशा है वो कोकीन का है। कोकीन 22,000 रुपए की एक डोज इस शहर लाहौर में मिल रही है। और जो सबसे ज्यादा नशा, कम नशा 80 रुपए का पान है, गुटखा, जो
वो है। अब देख ले 1000 रुपए का, 2000 का एसटीसी LSD टैबलेट जो है वो 2000 से 3000 रुपए की, 2000 रुपए की पाकिस्तानी जो पिल्स बच्चियां इस्तेमाल करके डिफेंस, बैरिया, वलेंशिया जो हमारे यहाँ फार्म हाउसेस 350 से ज्यादा वहाँ मुख्तलिफ जगह पार्टियां होती हैं, वहाँ वो इस्तेमाल करती है आइस। अब ऑर्गेनिक तरीके से ये लोग घर खुद भी बना लेते हैं, केमिकल 2017 में इसकी प्राइस थी 5000 रुपया। आज सड़क पे बैठा बंदा 1500 रुपए में आइस का इस्तेमाल कर रहा है। जो दो केमिकल है आप मिक्स कर ले उसको घर में। सस्ता क्यों हो गई? सस्ता आपके सस्ता ये हो गया है कि जो अफगानिस्तान में इस वक्त चेंजिंग आ गई ना पूरी दुनिया में। अफगानिस्तान दुनिया का नंबर 1 कंट्री था जो पॉपी कल्टीवेशन 80% कोकीन की जो ये ओपियम बनाने वाला और उससे हीरोइन बनती थी। अब अफगानिस्तान में एक लगान पौधा है, उसको अफगानी भाइयों ने उसको ग्राइंड करके मुख्तलिफ केमिकल जो मुख्तलिफ जगहों से जाते हैं वो आइस बनानी शुरू कर दी है। वो अब आइस की सप्लाई जो है ना वहां से भी आ रही है। हमारा नेबर इंडिया कंट्री वो भी हमें ड्रोन के जरिए या मुख्तलिफ जो हमारे लोग स्मगल करने वाले वो आती है। और लोकल लेवल पे जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं लेबोरेटरियों में सप्लाई रोकने का कोई जरिया? सप्लाई देखे मैं सप्लाई से कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ अब ये कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं किरण बात कर रही हूँ लाहौर से। एक्चुअली मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा कज़न है जो कि ड्रग एडिक्टेड है, उसको हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ के लोग इतना बुरा ट्रीट करते थे कि ही वांट्स टू रन अवे। वो हमें यही कहता था कि मुझे यहाँ से किसी और सेंटर भेज दो, लेकिन यहाँ पे ना भेजो, बिकॉज जब आपको वो ड्रग नहीं मिल रही तो आप एबनॉर्मल एक्ट करते हो। तो उस और एबनॉर्मेलिटी में वो लोग इतना बुरा उनके साथ ट्रीट करते थे कि वो वहाँ से भागना चाहता था। तो आपको नहीं लगता कि हमें जो हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनको काउंसलिंग की भी जरूरत है कि वो किस तरह से ट्रीट करें उन लोगों को जो कि ऑलरेडी एक एबनॉर्मल सिचुएशन में होते हैं? जी डॉक्टर उमा जी, ये इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है। हमारे यहाँ बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले देखना है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर जिसमें आप भेजते हैं वहाँ पे साइकाइट्रिस्ट और मेडिकल ऑफिसर हैं कि नहीं, क्योंकि अभी आप आमिर चिश्ती रिहेबिलिटेशन सेंटर वो पुरानी बात होगी, उसको तो कई बार पकड़ के लॉक किया, काफी दफा पकड़ने के। वहाँ पे आप सोचें कि एक कमरे में 100 लोग बंद किए होते और जिनमें सिर्फ बैठ सकते थे, लेट भी नहीं सकते थे। एक कमरे में 30-40 लोग, और जब क्रेविंग होती थी उनको मारा जाता था। उनके जख्म थे, एक दूसरे से उनको बीमारियां लग रही हैं। सो आपने जब अपने करीबी को उसके इलाज के लिए भेजना है तो आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है कि जिस रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज रहे हैं वहाँ पे साइकाइट्रिस्ट है ड्यूटी पे और वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर है, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर उसकी जो भी बीमारियां हैं उसको देखेगा और साइकाइट्रिस्ट उसकी क्रेविंग को और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेगा। तो ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की ये चीज़ नहीं है कि इनको मॉनिटर किया जा। मॉनिटरिंग हो रही है इस वक्त, लेकिन बहुत सारे इस वक्त लाहौर में जो तकरीबन 50+ प्राइवेट हॉस्पिटल है और उसके बाद 7 गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने एक स्ट्रेटजी अच्छी ये जो सवाल किया ना, ये तकरीबन हर एडिक्ट करता है। वो इसलिए करता है कि वो चाहता है किसी ना किसी तरीके से मैं यहाँ से बाहर निकल के जाऊँ। मैंने तो ऐसे केसेस देखे हैं जिनको मैं खुद लेके जाता हूँ। दूसरी बात अगर उनको दाखिला नहीं मिलता तो वो वालिदैन से बाजू छुड़वा के भाग के जाते हैं पहले। बल्कि ये भी कहते हैं कि इतने पैसे जो आप यहाँ पे दे रहे हैं मुझे उम्रे पे भेज दें। तो ये सबसे बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट पे टारगेट करते हैं और पेरेंट्स बाकी बात में आ भी जाते हैं और उम्रे पे भेज दिया जाता है वापस आके। पेरेंट्स को ना जब पेरेंट्स मिलने के लिए जाते हैं तो पेरेंट्स के, मैं मानता हूँ ऐसे सेंटर थे, मारपीट थी, लेकिन अब बड़ी चीजें बदल गई। अब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का जो चेक एंड बैलेंस है, हम भी बार बार चीजों को उठाते थे कि ये चीजें होनी चाहिए। अब जो पेशेंट है ना, फैमिली जाती है ना, उसे फोर्स करता है, मुझे रोटी नहीं देते, मुझे खाना नहीं देते, मुझे मारते हैं, मुझे ये हो गया, मुझे ले चलो। वो ले चलने का मकसद बाहर ये होता है कि मैं बाहर जाके ना मैं दोबारा। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप जैसे कि 20s में ही होंगे जो स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटी के जिनको आप पढ़ाती हैं, राइट, और 18 से ऑनवर्ड बहुत सी जिम्मेदारी आ जाती है। सर्टेन माइंडसेट होते हैं कि शादियां भी होनी है, जिनकी शादी नहीं होनी उन्होंने करियर परस्यू करना है, जिन्होंने करियर परस्यू नहीं करना उनके कुछ और गोल्स होते हैं। शादी तो जरूर होनी है, कुछ कंफ्यूज शादी के तो मतलब आप करियर गोल्स भी करनी है तो शादी सबसे जरूरी है। अब आप जिन एज के बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चियां स्पेशली फीमेल्स की बात करते हैं, तो अगर आप ऐसी सर्टेन एक्टिविटीज देखती है तो आप क्या कहेंगी बाकी एजुकेशनिस्ट को कि इस एज में, यूनिवर्सिटी लाइफ में जब बच्चे होते हैं तो वही एज होती है उसमें भी आपको ज्यादा एडिक्शन लगती है और आपको नहीं मालूम होता और आपको लगता है कि आप मैच्योरिटी पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगी सब एजुकेशनिस्ट को? और क्योंकि उस वक्त आपको लग रहा होता है वंस यू आर गेटिंग इनटू इट, आपको लगता है कि आई कैन विथड्रॉ एनी टाइम,
मैं कुछ तो किसी वक्त ये ऐसी स्लिपरी स्लोप है ना जिसमें पता नहीं चलता कि किस तरह से आप आगे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी अवेयरनेस कैंपेन्स की जा सकती हैं। हाँ, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि क्लास में इन्वायरमेंट इतना इंटरेक्शन ही 90 मिनट्स की सेशन में नहीं होगा, मैं या कोई भी और टीचर जाके उन्हें इन्फ्लुएंस करे कि हम सिगरेट पी रहे हैं वहाँ पे जाके। बट हैविंग सेड दैट आई डोंट से, मैंने पहले भी कहा कि टीचर्स स्मोकिंग नहीं करते होंगे और वेप नहीं करते होंगे। ज़्यादा एक्टिविटीज़ जैसे इन्होंने मेंशन किया कि हॉस्टल्स में होती हैं, जो कि रिपोर्ट भी की जाती हैं, जहाँ बच्चे बच्चियाँ मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं। मैंने महलूत इदारा है, गर्ल्स के अलहदा हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ के अलहदा हॉस्टल हैं, प्राइवेटली के मिल लेते हैं, बैठ के कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं जितना टाइम उनको परमिशन होती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो रोल है एजुकेशनलिस्ट होने के नाते, मैं ये कहती हूँ कि अवेयरनेस कैंपेन्स की जानी चाहिए। अवेयरनेस उनको ये दिलाई जाए कि आपको किस तरफ लेके जा रही है ज़िंदगी में, आपने भी कंस्ट्रक्टिव काम करने हैं। अगर क्रिटिसिज्म की बात भी करें तो अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है जो कि अलहदा से बुला के उनको थोड़ा सा गाइड किया जाए तो उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप उन्हें सबके सामने इंसल्ट करेंगे तो वो गलत बात है। अवेयरनेस कैंपेन को अगर आप कह लें थोड़ा सा कलेक्टिव एफर्ट में ले आएँ, आप कह लें कोई अपने सेमिनार हॉल में ही ऑफ एंड ऑन ट्वाइस अ मंथ भी अगर कोई सेमिनार जनरल भी करवा देते हैं कि जी ड्रग्स से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या हो सकता है, तो ये भी कहीं ना कुछ इम्पैक्ट जरूर क्रिएट करेगा। उसमें मैं मैडम की बात में इजाफा कर दूं, हमने 2017 से एक नया मॉडल पाकिस्तान में शुरू कराया, स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस। हमने 21 तालीमी इदारों को स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस का एज ए थर्ड पार्टी की चीज़ से दर्जा दिया है। हम ये नहीं कहते कि हमने चीज़ों को ख़त्म कर दिया, लेकिन बड़े तालीमी इदारों को एनसीए में हम एंटर हुए हैं। एनसीए में बहुत ओपन थी चीज़ें, यूसीपी, यूएमटी, बड़े बड़े जो अदारे हैं, मैं बताता हूँ आपको। उसके साथ साथ फिर हमने पेरेंटिंग स्किल पे बहुत सी ट्रेनिंग शुरू की, टीचर स्किल पे, बेसिक लाइफ की बच्चों की जिंदगी, नॉन टीचिंग स्टाफ जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर, सबको हमने ट्रेनिंग वर्क प्लेस प्रोग्राम के नाम पे हम इंस्टीट्यूशन में बहुत सा काम कर रहे हैं। एक और बात मैं जिसका जिक्र करना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट जब हमारी हेयरिंग होगी दोबारा कोर्ट में, तो हम ये देख रहे हैं कि आप तालीमी इदारों में बच्चियों की क्या कहते हैं आप वो करते हैं चेकिंग, और बच्चियां जो हैं वो समटाइम बच्चियां ड्रग लेके जाती हैं। बच्चियां जो चेकिंग करने वाली आया होती है, सिक्योरिटी गार्ड होती है, उसको हफ्ते का 100 रुपया या 200 रुपया पकड़ा देती हैं कि मैडम। साहब सॉरी टू कट यू आउट, हमारे साथ अभी एक और कॉलर